इस मूवी के शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाई देता है, जिसमें एक तेज रोशनी पूरी फसल को बर्बाद करते हुए दिखाई देती है। दरअसल वो रोशनी नहीं होती है, वो एक घोड़ी होती है जो रात में सैर के लिए निकली होती है। ये घोड़ी रोजाना रात को पृथ्वी की सैर करने आती है और सुबह जब खेत का मालिक सारी फसलों को बर्बाद देखता है तो वह बहुत ज़्यादा दुखी होता है और अपने तीनों बेटों को बुलाता है और अपने सबसे छोटे बेटे इवान को रात में खेतों की पहरेदारी करने के लिए कहता तुम्हें रात में खेतों की पहरेदारी करनी पड़ी। इवान बहुत सीधा, बहुत ही प्यारा लड़का होता है और वो उस बात को मान लेता है। रात में इवान अपने खेतों की पहरेदारी कर रहा होता है, तभी उसके सामने एक विशालकाय घोड़ा आके खड़ा हो जाता है। दरअसल वही घोड़ी होती है। इवान को समझ में आ जाता है कि इसी घोड़ी ने उसकी सारी फसल बर्बाद किया है और वो सीढ़ी से चढ़ के उस घोड़ी के ऊपर अपना रस्सी फेंकता है और जैसे ही फंदा घोड़ी के गले में पड़ता है वो तेजी से भागती है और इवान उसके पीछे पीछे घसीटता जाता है और इसी तरीके से वो घोड़ी एक दलदल में फंस जाती है। लेकिन इवान को उस पर दया आ जाती है और वो उस घोड़ी को मरने से पहले वो विंड मिल के जरिए उस घोड़ी को दलदल से बाहर निकालता है। लेकिन बाहर निकलने के बाद भी उस घोड़ी की आंखों से आंसू कम नहीं हो रहे थे, मानो उसको पता नहीं कौन सा दुख दे दिया है इवान ने। फिर इवान उस घोड़ी के गर्दन से उस रस्सी को बाहर निकालता है और वो घोड़ी खुशी खुशी वहां से गायब हो जाती है, क्योंकि वो एक नेक और अच्छा लड़का था। अगली सुबह जब इवान की नींद खुलती है तो वो देखता है कि अस्तबल में दो शानदार काले घोड़े उसके सामने हैं, जिन्हें देखकर इवान शॉक्ड हो जाता है। तभी वहां पे एक छोटा सा घोड़ा भी आता है जिसका नाम फोल होता है और वो इवान से कहता है, मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसे रात में आपने दलदल से बचाया था और माँ आपसे बहुत खुश है और आपकी खेत में फसल की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए उन्होंने 2 घोड़े आपको दिए हैं। और इवान प्लान बनाता है कि उन दोनों घोड़ों को बेचकर वो बहुत सारे पैसे कमाएगा। तभी उसका बाप खेत में आता है और वो फसल की इतनी खराब हालत देखकर इवान पे गुस्सा ही करता है। पहले वो इवान के पास आते हैं, फॉक इवान को अपने ऊपर बैठा के हवा की गति से भाग जाता। फॉल की रफ्तार देखकर इवान चौंक जाता है, कहता है छोटा सा घोड़ा साला इतना तेज कैसे दौड़ता है। इवान फॉल्क से कहता है अब उन दोनों घोड़ों का क्या होगा, लेकिन फॉल अपनी मैजिकल वॉइस का इस्तेमाल करता है और उन दोनों घोड़ों को तुरंत बुला लेता है अपने पास। फिर उसके बाद वो दोनों मिलकर एडवेंचर ट्रिप पे निकल जाते हैं कि घोड़ों को उन्हें जंगल से रहते हुए शहर में बेचना है। शहर पहुंचने पर सभी लोग इवान के दोनों घोड़ों को ही देखते हैं कि वो दोनों घोड़े बहुत ही दिव्य लगते हैं और वो इवान के घोड़ों को खरीदना चाहते हैं। तभी फॉल को एहसास होता है कि यहाँ पे कुछ तो बुरा होने वाला है और वो इवान से कहता है कि जल्दी से घोड़ा बेचो और यहाँ से निकलो। लेकिन इवान फॉल्क से कहता है कि अभी रुको, अभी जो है कोई ज़्यादा पैसा जो देगा उसी को मैं अपने घोड़े दूंगा, तो परेशान ना हो, कुछ होने वाला नहीं है हम लोगों के साथ। तभी इवान सभी लोगों के बीच अपने घोड़ों की नीलामी करने लगता है और अगले सीन में हम वहाँ के बेवकूफ़ राजा को देखते हैं जो बर्तन से एक मक्खी को मारने की कोशिश कर रहा होता है। ये एक अयोग्य और मूर्ख राजा होता है जो अपनी प्रजा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता है और खुद ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है। लेकिन तभी राजा अचानक अपनी दूरबीन से शहर के लोगों को देखता है और उसे उस दूरबीन में अपना इवान भी दिखाई देता है 2 घोड़ों के साथ। राजा को इवान के दोनों घोड़े पसंद आ जाते हैं। वो कहता है कि घोड़े मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर। राजा को ये बात खटकने लगती है कि इस गरीब बच्चे के पास इतना शानदार घोड़ा कैसे आ सकता है। राजा फिर इवान के पास पहुंचता है और उसके दोनों घोड़ों को अपनी शाही सवारी के लिए मांग लेता है और वो इवान को घोड़ों के पैसे के दिए बिना ही वहां से जाने लगता है, जिससे इवान राजा से अपने घोड़ों के पैसे तो नहीं मांग पाता है। वो अपने फ्रेंड इसलिए वो फोल्क से अपनी मदद करने के लिए कहता है। फोल्क अपनी मैजिकल वॉइस का इस्तेमाल करता है और वो घोड़ों आंधी की तरह फोल्क के पास आने लगते हैं और राजा वहीं पे आटे की बोरी में गिर जाता है और उसके चेहरे पे बहुत सारे आटे लग जाते हैं। फिर उसके बाद इवान राजा के पास जाता है और वो अपने दोनों घोड़ों की कीमत राजा से मांगता है और फिर राजा तैयार हो जाता है इवान को पैसे देने के लिए। तभी वहाँ एक खूसट मंत्री राजा से कहता है कि इस लड़के को आप घोड़ों की देखभाल के लिए रख लीजिए और इसी बहाना हम लोग जो है इससे सारे पैसे सूल लेंगे। राजा को अपने मंत्री की सलाह बहुत अच्छी लगती है। वो कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घोड़ों के पैसे दे रहा हूँ, लेकिन साथ में तुम्हें यहीं पे रहना होगा और इन्हें प्रशिक्षित करना पड़ेगा। इवान राजा की बात मान जाता है।
इवान के हंसमुख स्वभाव की वजह से वहाँ के सारे लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और ये बात राजा को खटकने लगता है। राजा सोचता है कि मैं तो इसे सज़ा देने के लिए यहाँ लाया हूँ, लेकिन ये तो यहाँ पे लोगों का मसीहा बनकर टहल रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। राजा को परेशान देखकर उसका घूसट मंत्री उसे फिर से एक बार सलाह देता है। वो कहता है अगर हम इवान को फायरवर्ड ढूंढने के लिए कहेंगे तो इस काम को कभी नहीं कर पाएगा, और इस तरीके से आप जब इवान भी बिना फायरवर्ड के वापस आएगा तो आप उसे मृत्युदंड दे देना। राजा अपने मंत्री की इस बात से बिल्कुल भी सहमत होता है और कहता है ठीक है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और अगले दिन हम देखते हैं राजा इवान को अपने पास बुलाता है और वो फायरवर्ड को ढूंढ के लाने के लिए इवान से कहता है। और उसके बाद इवान अपने प्रिय मित्र फॉक के साथ इस महान एडवेंचर पर निकल पड़ता है। लेकिन फोक जानता है कि आज तक जितने भी लोग फायरवर्ड को ढूंढने के लिए निकले हैं वो कभी लौट के नहीं आए। फायरवर्ड ने सबको ही जला के राख कर दिया। इसीलिए फोल्क इवान को अपनी जादुई स्पीड के साथ एक दूसरे जंगल में लेके आता है और वहाँ स्लीपिंग नट्स होते हैं, और फोल्क इवान से कहता है कि ये नट्स फायरवर्ड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम इसे जितना भरना है भर लो, उसके बाद हम कुछ प्लान बनाते हैं। अगले सीन हम देखते हैं कि ये लोग स्लीपिंग नेट लेके रेगिस्तान के बीचों बीच एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं जहां पर फायरबर्ड रेत के नीचे रहती है। इवान स्लीपिंग नट्स को फायरबर्ड की तरफ फेंक देता है और स्लीपिंग नट्स की खुशबू से फायरबर्ड रेत के ऊपर आ जाता है और वो स्लीपिंग नट को खाने लगता है। लेकिन जल्द ही फायरबर्ड को ये मालूम चल जाता है कि उसके आसपास कोई तो जरूर है और वो इवान और फोल्क पे आक्रमण कर देता है। इवान और फोल्क किसी तरीके से अपनी जान बचा के फायरबर्ड से भाग रहे होते हैं। इसी दौरान चारों तरफ आग का माहौल हो जाता है, पूरा एकदम बहुत ही खतरनाक हो जाता है। और एक समय ऐसा भी आता है जब फायरबर्ड ने मारने ही वाला होता है, तभी इवान अपने पास बचे स्लीपिंग नट में से आखिरी स्लीपिंग नट फायरबर्ड की तरफ फेंकता है और फायरबर्ड उसे खाते ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद इवान फायरबर्ड को लोहे की जालियों में कैद कर लेता है। इसके बाद जब फायरबर्ड होश में आता है और वो अपने आप को कैद में देखता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और उसकी आंखों से लाल लाल आंसू निकलने लगते हैं। यह देखकर इवान का दिल पसीज जाता है और वो फायरबर्ड को आज़ाद कर देता है। आज़ाद होकर फायरबर्ड बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो इशारों में इवान को थैंक्स कहता है और वहाँ से वो आसमान में उड़ जाता है और उड़ते हुए वो अपना एक पंख इवान को दे देता है और वो पंख एकदम चमक रहा होता है। इवान उस पंख को पाके बहुत खुश होता है और फॉल के साथ तुरंत महल की तरफ वापस आ जाता है और वो राजा से कहता है कि किस तरीके से उसने बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद फायरबर्ड को पकड़ा और उसे दुखी और उदास देखकर उसने उसे आज़ाद कर दिया। राजा थाके मार के जोर जोर से हंसता है और पूरी जनता भी उसका मजाक बनाती कहती है ओहो कितना अच्छा झूठ था ये। राजा कहता है इस गैथड़ी वाले को तुरंत फांसी दे दी जाए। हालांकि इवान उन सबको फायरबर्ड का पंख भी दिखाता है, लेकिन उस पंख से कोई भी रोशनी नहीं निकल रही होती, इसलिए उसकी बात का कोई भी यकीन नहीं करता। जैसे ही जल्लाद इवान को मारने ही वाला होता है तभी अचानक टेंटेना फायरबर्ड आ जाता है अपना आसमान में, बहुत ही गजब उड़ने लगता है और यह देख के पूरी पब्लिक राजा सबको यकीन हो जाता है कि इवान झूठ नहीं बोल रहा था। और उसके बाद सभी लोग इवान को पुरस्कृत करते हैं और उसे पद और पैसों से सम्मानित किया जाता है। अब इवान और फायरबर्ड एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फायरबर्ड को देखकर इवान बहुत खुश होता है। लेकिन राजा इस बात से ज़रा भी खुश नहीं होता है। वो सोचता है कि बेटा तुझे मैं और किस तरीके से ज़रूर फंसाऊंगा और मारूंगा। इधर इवान सभी राज्य के लोगों के साथ नृत्य करने लगता है। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए इसे यहीं पे रोकता हूँ, अगला पार्ट ज़रूर आएगा भाई। तब तक के लिए इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और बने रहिए। थैंक यू।